सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से हम रूबरू हैं यहाँ पे हमारी संडे की यानी कि बहुत ही खास शख्सियत के साथ। मैं हूँ प्रीति सक्सेना। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसकेडी यूनिवर्सिटी प्रेजेंट शख्सियत में। जी हाँ, हमारी पिछले संडे हुई थी मुलाकात। तब कहीं ना कहीं हमारी जान पहचान नहीं थी, लेकिन अब तो हम अनजान नहीं है। तो साथियों, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पलक माहेश्वरी जी, काव्या जी और प्रेम सुधार जी, मोनू चौधरी जी, गोदारा सोनिका, कुलदीप भाटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तो कह सकती हूँ कि आप सब एसकेडी यूनिवर्सिटी के बिगेस्ट फैन हैं। जेपी जी, हनु जी, दिनेश जुनेजा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दिनेश जुनेजा जी की ये पहल, जिसमें हम हर बार यहाँ पे नई शख्सियतों से एवरी डे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक नया मुकाम हासिल किया है। वेरी गुड मॉर्निंग पलक माहेश्वरी, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। काव्य जी, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रेम जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो फाइनली मुझे लगता है कि हम सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि मैं कुछ लोगों के आगे देखती भी आ रही हूँ, यहाँ पे टैग भी नजर आता है टॉप फैन। सो क्लैपिंग फॉर यू ऑल गाइस। सबसे पहले आप सभी के लिए क्लैपिंग है, सैल्यूट है कि आप सब एसकेडी यूनिवर्सिटी को अपना इतना प्यार दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, नमस्कार नमस्कार हासिम जी, मदन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सत्यनारायण जी, आपका भी स्वागत है। मैं प्रीति सक्सेना एक बार फिर से एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबका हार्टली खुले दिल से स्वागत करती हूँ। राजेंद्र जी, आपके भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रोहित जी हमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सो साथियों, कहीं ना कहीं आज हम मिलने वाले हैं बहुत अलग सी पर्सनैलिटी के साथ, और यहाँ पे हमारे साथ दर्शन जी भी जुड़े हुए हैं, दिव्यांश जी भी जुड़े हैं, अरुण मंचल जी आपका भी स्वागत है। दिव्या जी, यस, क्या बात है भाई, इतने सारे लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कमल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल रत्न जी, सत श्री अकाल। साहिल जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, यस, वड़कम, राम राम सर। डॉक्टर पवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल कुकर, हाय माय फेसबुक फैन। पवन बेनीवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र सारंग जी, आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अगले 2 मिनट के बाद हम रूबरू होने वाले हैं भारत की उस बेटी से जिसने की पूरे विश्व को गर्व करने का अवसर दिया है। कुमार कोविद जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूजा वट्स हमारे साथ जुड़ी हैं, हिमांशी हमारे साथ जुड़ी है। यार सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम सिंह, क्या बात है, सभी की डीपी भी इतनी अच्छी अच्छी नजर आ रही है, तो मतलब लगता है कि सभी ने लॉकडाउन के इस पूरे समय का फायदा उठाया। राजेंद्र शर्मा जी, तो सबने घर में रह करके अपनी ब्यूटी को एनहांस किया है, लोग हैंडसम हो गए हैं भाई। वो बात अलग है कि हेयर कट नहीं किया है, लेकिन फिर भी कहीं लुक तो आया है ना, नेचुरल ब्यूटी वाला हम कह सकते हैं। कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, यस। डी फार्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी। सत्यनारायण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र प्रसाद चौहान जी का भी हार्दिक अभिनंदन है यहाँ हमारे साथ। सो साथियों, आज आप सबको मालूम है कि जैसा कि हम सब जिनसे मिलने वाले हैं वो बिग बॉस फेम भी हैं, और हम कह सकते हैं कि कालबेलिया डांस की जनक भी है। वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी। तो कुछ ही पलों में वो हमारे साथ जुड़ने वाली है, लेकिन मैं कुछ और लोगों के नाम यहाँ से अनाउंस करना चाहूंगी। अगले 1 मिनट में जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी के नाम अनाउंस करेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट, बिग बॉस फेम, राजस्थान की शान, भारत को है जिन पर गर्व करने का ये अवसर, वो है हमारी गुलाबो सपेरा जी। गुलाबो जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजस्थानी पोशाक में आपको देख करके 2 पंक्तियां ही याद आ रही हैं, सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान, कि सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। तो हमारी राजस्थान की नखराली बेटी, वो सीधी सादी सी छोरी जिसका धनवंतरी से लेकर गुलाबो सपेरा तक का सफर आज अपने आप में पूरे विश्व में पहचान बना चुका है। गुलाबो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, एसकेडी यूनिवर्सिटी के इस मंच पर शख्सियत में। नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमें आपने याद किया। और ये कोरोना वायरस चल रहा है और महामारी की टाइम पे सब लोगों का एक मनोरंजन अरूबरू कराने का एक मौका मिला, उसके लिए मैं आपको और एसकेटी जो यूनिवर्सिटी है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि पब्लिक से अरूबरू करवा रहे हैं। घरों में बैठे हैं सारे लोग, फिर भी ऐसे लग रहा है कि एक ही साथ में है, तो मैं आपके साथ हूँ।
बिल्कुल गुलाबो जी, और मैं 1 मिनट में आपके लिए जो कमेंट्स आने लगे हैं आपके स्वागत के लिए, गोपाल जी की तरफ से, पवन बेनीवाल जी की तरफ से, ऋषि अरोड़ा जी की तरफ से, मुकेश जैन जी की तरफ से, राम निवास जी की तरफ से, गौरव कुमार जी, दीपक कुमार जी, केसी चौधरी जी, पवन बिश्नोई जी, प्रदीप त्यागी जी, आशुतोष जी, यानी कि सभी ने खुले दिल से आपका स्वागत किया है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं साथियों। कहते हैं ना कि संघर्षों के बाद जो अपनी पहचान बनाए, संघर्षों के बाद जो अपनी पहचान बनाए, वही हमारे भारत का सच्चा इंसान है। और उसी में एक नाम आता है हमारे भारत माँ की बेटी, या मैं ये कहूं कि धरती माँ की बेटी, हमारी गुलाबो सपेरा जी का। साथियों, हम सब भारतवासी हैं और हम कहते हैं कि हम इसी की संतान हैं, लेकिन हमारे साथ गुलाबो जी जुड़ी हैं और गुलाबो जी सही मायने में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि धरती माँ की बेटी हैं, क्योंकि जन्म लेते ही इन्हें धरती में गाड़ दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये वही बेटी है जो पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करेगी। सो गुलाबो मैम, शुरुआत जी करते हैं अब आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एम ए राठौर जी जुड़ चुके हैं, बजरंग जी जुड़ चुके हैं, संजय जी जुड़ चुके हैं, कुमार कोविद जी, रोहित सिकला जी, अमर चौधरी जी। तो साथियों, चलिए अब गुलाबो मैम की तरफ चलते हैं। सो गुलाबो मैम, सबसे पहला सवाल कि जी वो कहानी आप खुद हमें बताएं कि जब एक बेटी इस संसार में आती है जन्म लेते और ही हाँ। जन्म लेती है और उसे धरती माँ की गोद में सुला दिया जाता है, और धरती माँ भी उसे प्यार से संभाल के रखती है कुछ घंटे और वापस उसकी जननी के हाथों में लौटाती है। सब बेटियां जन्मती है, सब घरों में तो उनके लिए बेटा जन्मता तो थाली बजाते हैं, बेटी जन्मती तो परात बजाते हैं और सबकी खुशियां होती है और सब लोग खुश होते हैं। लेकिन मेरे जन्म पे हमारे समाज जंगल में रहती है और सांप नचा के बीन बजा के ये हमारा काम रहा है, सांपों को घर घर जाके पूजा करवाना, उसमें एक पेट पालन करना। तो सदियों से ये रिवाज बना हुआ था कि इन समाज में जो ज्यादा बेटियां हैं, हम गुरु कनि पावनाथ जी के शिष्य हैं, और कहा कि बोले ज्यादा बेटी नहीं रखनी है, एक बेटी रख लो अगर आंगन कमारा नहीं रहे, नहीं तो आप बेटियां नहीं रखना है, क्योंकि बेटी रखेंगे तो उनका पेट पालन, उनके कपड़े लत्ते, शादी ब्याह, तो इस तरीके से एक रूल बनाया हुआ था। तो हमारे समाज में जितनी बेटियां होती थी उनको जमीन में गाड़ देते थे। और मेरे घर में भी पहले 3 बहनें थी, फिर 3 भाई थे, क्योंकि मेरे पापा माता के पुजारी थे तो वो इस रूल से खिलाफ थे। वो ये कहते थे कि नहीं, बेटी ये धरती माता, बेटी माँ बनती है, वही बेटी है जो बेटी है, बहन है। तो अपन जिस माता की पूजा करते हैं, सरस्वती माता की संगीत के लिए, लक्ष्मी माता की अपन धन के लिए, और चामुंडा माता की, दुर्गा माता की शक्ति के लिए, तो फिर उस माता को अपन कैसे मार सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पापा खिलाफ थे। और मेरा जन्म हुआ धनतेरस को शाम की 7 बजे, और पापा उस रोज घर पे थे नहीं, दीपावली का सामान लेने से चले गए। और पीछे से जो जन्माई औरतों ने, उन्हीं औरतों ने मुझे उठाया और मेरी माँ को नहीं बताया कि लड़का हुआ या लड़की, और ले जाके मुझे जमीन में गाड़ दिया। शाम की 7 बजे मेरा जन्म हुआ और औरतों ने बताया नहीं। बाद में मेरी माँ को पता चला तो माँ ने पूछा कि भाई लड़का हुआ लड़की, तो औरतें मेरी माँ को धमका के चली गई। और बाद में मेरी मौसी ने बताया मेरी माँ को कि लड़की हुई थी पर उसको बोले जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि पहले तेरे पास 3 लड़कियां हैं और आज इनके पापा घर पे नहीं थे, तो अच्छा मौका था उन औरतों को। मेरी माँ रोने लगी, मेरी मौसी के हाथ जोड़े कि कहाँ गाड़ा मेरे को बताओ, तो मेरी मौसी ने कहा मर गई होगी अब तो। ऐसे करके स्टोरी बहुत लंबी है। पर रात की 11-12 बजे सब समाज जब सो गए, सब लोग अपने अपने तंबू ढेरों में, तब मेरी माँ और मेरी मौसी मुझे निकाल के लेके आई रात की 12 बजे, और मैं उनको जिंदा मिली। तो कहने का मतलब मेरी माँ का विश्वास जीता। और वो माँ जो, अगर वो माँ मुझे नहीं लेके, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, 9 महीने रखा, धरती माता ने मुझे 5 घंटे रखा, और मैं धरती माता की, मेरी माँ की बेटी हूँ, और मेरी माँ का विश्वास जीता। माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर बिल्कुल। सकती है, जैसे माँ ने किया। अगर मेरी माँ भी किसी माओ की तरफ सोचती कि वो तो बेटी को 5 घंटे हो गए मर गई होगा, तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। लेकिन मेरी माँ का विश्वास, मेरी माँ की ताकत जीती, और आज मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल गुलाबो जी, कहते हैं ना कि एक छोटी सी लड़की जो कॉकरोच से डरती है, लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो मगरमच्छ से भी लड़ लेती है। सो आपके लिए तो बिल्कुल वो कहावत सच्ची होती है। यहाँ पे मदन जी ने भी लिखा है कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई, जिसके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा है उसे कोई नहीं मार सकता। सो आपको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आप सच में धरती माँ की बेटी हैं। और गुलाबो जी, आपके बारे में कहा जाता है कि जी सांपों का दूध पीकर बड़ी हुई है बेटी।
सांप तो आपके भाई बहन है, दुनिया वो सांपों से डरती है, लेकिन एक मेरे इस पापा कहानी के बारे में भी आप बताएं। मेरे पापा जब जब ये रूल हुआ और जब मेरे को निकाल के लेके आए तो समाज के लोगों लोगों ने एकदम विरोध उठाया और वो खिलाफ चले गए कि मुर्दा लड़की को निकाल के लेके आए हो और ये एक रूल से खिलाफ है। तो काफी लड़ाई झगड़े हुए। कहते हैं ना, जन्मते तो बच्चे उन पे खुशियां मनाते हैं, लेकिन मेरे जन्मते तो विरोध स्टार्ट हो गया। तो कहते कि कोई लोग संभलने के बाद विरोध होता है, या तो जन्मते ही विरोध स्टार्ट हो गया। तो मेरा संघर्ष जो है वो जन्मते ही स्टार्ट हो गया। और मेरे पापा डर के मारे, मुझे 5-6 महीने की थी, तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाया करते थे जब सांपों को नचाने जाते, तब टिपारी में बिठा के। तब जो औरतें दूध पिलाती थी सांपों को, वो बचा हुआ दूध मेरे पापा मुझे पिलाते, क्योंकि माँ तो साथ रहती नहीं थी, सिर्फ पापा ही मुझे लेके जाते। और वो क्यों लेके जाते थे? सिर्फ समाज के लोगों से डर के मारे कि कहीं मेरी बच्ची को मार देंगे ये लोग। तो वो पापा, तो मैं साल की हुई, 2 साल की हुई, इस तरीके से सांपों को नाचते हुए देख देख के सांपों को गले में पहन लेती और उनके साथ ही खेली पली। और डांस भी मैंने उन सांपों के साथ ही सीखा। पापा बीन बजाते, मेरे ताऊ जी डपली बजाते थे, तो बस वो बीन की धुन और डपली की थाप दिमाग में बैठ गई और दिल में पूरे रोम रोम में, और सांपों से प्रेरणा मिली और मैं डांस करना स्टार्ट किया। समाज वालों ने फिर से विरोध किया, ये लड़की है लड़का नहीं, तो आप इनको क्यों डांस करवा रहे हो और आप तो इसकी कमाई खा रहे हो। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं, मैं कमाई नहीं खाता हूँ, डांस नहीं करवाता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से डरता हूँ कि मेरी बेटी को तुम मार दोगे। तो इस तरीके से मेरे पापा मुझे साथ रखते थे। बिल्कुल। और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि आपकी पूरी हिम्मत ही थी और आपके पिताजी का साथ ही था। कहते हैं बेटियाँ पापा की परी होती हैं। एक यहाँ पे कमेंट्स बहुत अच्छा आया सुनील जी का, उन्होंने लिखा है प्राइड ऑफ इंडिया। सीरियसली आप प्राइड ऑफ इंडिया हैं। और मैं एक बार साथियों, एक बार आप सभी को बताना चाहूँगी कि गुलाबो जी जो आज हमारे सामने बैठी हुई हैं, इनका सफर बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर रहा है। बिग बॉस पे मैं एक बार वापस से जो लोग अभी-अभी जुड़े हैं उन सभी को बताना चाहूँगी, आप कालबेलिया डांस की जनक हैं और हमारे राजस्थान की आन बान शान है। आपके संघर्षों की कहानी हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। हम सभी को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और साथियों, आप सभी को बहुत कुछ एक खास बात बता दूं कि पिछली बार जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे तो बीच में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अगर आज भी कुछ ऐसा हो जाए ना बाय मिस्टेक, तो आपको नहीं जाना है, ये नेट है, ये प्रॉब्लम है, कभी कभी आती जाती रहती है, लेकिन आप और हम नहीं बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने चाहिए, क्योंकि आज हम हमारे सामने जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट गुलाबो जी आज हो बैठी है ही नहीं उनकी सकता, परफॉर्मेंस आज देखने हो ही नहीं वाले हैं। सकता। आज डांस करेंगे, गाएंगे, एंजॉय गाएंगे, करेंगे, आज कैसे घूमेंगे, हो पूरा सकता है। मस्ती करने वाले हैं। सो गुलाबो हाँ। मैम, अब आगे बढ़ते हैं। आपका नाम जैसे धनवंतरी है और सच में आप धन धन धान्य सबसे बड़ा धन होता है कि आपका नाम जो आज पूरे विश्व में है। आप कितने, अब आप हमें ये बताएं कि धनवंतरी से गुलाबो का सफर कैसे तय हुआ? मैं धनतेरस को जन्मी थी, इसलिए मेरे पापा ने और ब्राह्मण ने मेरा नाम धनवंती रखा कि इतने अच्छे दिन जन्मी है बिटिया, तो आपको उसका नाम धनवंती रखेंगे। तो मैं जब साल 1.5 साल की थी, जब बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि बोला ये बच्ची तो खत्म होने वाली है और एक तरीके से हो ही गई है, तो आप जब तक थोड़ी सांस चल रही थी उसको घर ले जाओ। मेरे पापा ने कहा कि मैं घर नहीं लेके जाऊंगा, डायरेक्ट वहां से उठाया मेरे को और अजमेर ख्वाजा शरीफ पीर बाबा के मस्जिद पे ले जाके मुझे सुला दिया वहां पे दरगाह में। और मेरे पापा देखते रहे कि बाबा की धरती पे जन्मी हुई जो लड़की 5 घंटे जमीन में रही तब नहीं मरी, तो इतने से बुखार से मेरी बेटी नहीं मर सकती। तो मेरे पापा का विश्वास था और मुझे ले जाके और वहां दरगाह में सुला दिया। मेरे 1 घंटे बाद में गुलाब का फूल आया और वो मेरे सीने पे गिरा और मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं रोने लगी। और जैसी मैं जगी तो मौलाना साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जिंदा हो गई है, बाबा आप इनको ले जाओ। तो मेरे पापा ने कहा कि आपको कैसे पता था? कि बोला मुझे पता था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि आप हिंदू फिर भी आप इतना विश्वास रख रहे हैं पीर भाई साहब पे कि आप लाकर अपनी बिटिया को यहाँ पे सुलाया, तो आपका विश्वास जीता, बाबा ने आपकी सुनी। मेरे पापा ने एक ही बात की कि इसका नाम धनवंती था। मौलाना साहब, वो धनवंती खत्म हो गई है, बाबा के यहाँ से गुलाब आया है, बस आज मैं इस गुलाब को लेके जा रहा हूँ। तो उस रोज से मेरे पापा मुझे गुलाब ही कहते थे। और जब भी मैं बीमार हो जाती हूँ तो मेरे को पापा मेरे दरगाह लेके जाते हैं, प्रसाद बनाते हैं अपने, मेरे पापा देग बनाते हैं और वो मेरे को हमेशा पीर बाबा की तरफ भी ज्यादा से ज्यादा वो भेजते थे कि आप उन्हीं की जान बचाई हुई है बेटा। तो मेरे को बाबा के यहाँ से नाम मिला है गुलाब और धनवंती वहां खत्म हो गई।
बिल्कुल, तो कहीं न कहीं गुलाबो जी की ये बात सुन के हम कह सकते हैं हमारा एसकेडी का मंच आपको आज हमारे इस कार्यक्रम में पाकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे लिए हिंदुस्तान में इतने सारे धर्म हैं, लेकिन हर धर्म में सबसे बड़ी बात है कि मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो आज ईश्वर तो एक पीर ही बाबा है, की कृपा, ये चाहती धरती हूँ माँ की कृपा, तो हम कह सकते हैं कहीं न कहीं वो वाहे गुरु है, अल्लाह है, भगवान है, मैं। गॉड है, लेकिन सबसे बड़ी बात ईश्वर महान है। सो मान है। आगे बढ़ते हैं। गुलाबो मैम, 2-3 लोग कुछ और कहना चाहते हैं। आपको खमांगड़ी आया है अजय पाल जी की तरफ से, करीना की तरफ से, भगराज जी की तरफ से और बहुत सारे लोगों की तरफ से। सो अब आगे बढ़ते हैं गुलाबो मैम, अगला सवाल मेरा आपसे कि आप जब डांस करते थे सांपों के साथ, आपकी डांस की आर्ट आप में बचपन से ही थी। तो एक जी सफर आया कि आपको घर में मतलब समाज के लोगों ने वापस से आपके पिताजी को कहना शुरू कर दिया कि ये लड़की है, इसे बाहर मत लेकर के जाओ। तो आपकी माताजी ने आपका वो सपना पूरा किया और उसी सपने से आप पुष्कर के मेले तक पहुंची और पुष्कर के मेले से आप इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पुष्कर के मेले तक और जयपुर तक का सफर एक बार आप हमें बताएं। जब मैं 2-3 साल की हो गई थी, तब मेरे पापा को समाज वालों ने घेर लिया और पापा ने कहा कि अभी या तो इस बेटी को डांस करवाना बंद करो या फिर समाज से बाहर हो जाओ। तो मेरे पापा ने कहा कि बोले मैं समाज से बाहर तो नहीं होऊँगा, लेकिन आप अगर कहते हैं मेरी बेटी की इतनी आपको लग रहा है तो ठीक है, मैं घर छोड़ देता हूँ। तो जब मेरे को घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया मेरे पापा ने, तो मैं बहुत रोती थी, मैं खाना नहीं खाती। मैं जब मेरी मेरी माँ कहती कि बेटा खाना खा लो, मैं कहती मैं खाना नहीं खाना, मुझे डांस करना है। तो मेरा आज भी मेरा ऐसा ही है, मुझे डांस करवा लो, चाहे रोटी मत खिलाओ, बीमार होती मेरे को डॉक्टर के मत ले जाओ, मुझे डांस करवा लो। तो सबसे बड़ी जो मेरी दुआ और जो ये दवाई है, वो मेरा डांस ही है, आज भी है, पहले भी था। तो मेरी माँ क्या करती थी, पर्दा लगा के तंबू के, और उस तंबू में मेरे को डांस करवाती थी और गाना सिखाती थी। और बस इसी तरीके से मैं 7-8 साल की हो गई। पुष्कर मेला में हम लोग जाते हैं 7-8 20 25 औरतें सारी मिलके, क्योंकि गांव में रहते हैं। और जब मेला भरता है तब हम लोग वहां आ जाते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं तो लाली टीकी काजल बिंदी ये खरीद लेते हैं, फिर हम लोग वापस गांव में चले जाते हैं। तो उस लालच में औरतें मुझे लेके जाती थी, क्योंकि छोटी थी तो लोग देख के पैसे देते थे। तो वो मैं टीले पे डांस कर रही थी और वहां पे मेरे को डांस करते हुए हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जी, उन्होंने मुझे देखा कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या है। उन्होंने आके मुझे देखा तो मैं डांस कर रही थी। मेरे को हाथ छू के देखा, ऐसा लग रहा है इसके बदन में तो हड्डियां ही नहीं है। तो मैं एकदम एक परी मैम आई, वो मुझे छू रही है। तो मेरे को मतलब एक अच्छा भी लग रहा था लेकिन डर भी लग रहा था। तो मैम ने कहा कि तेरे बदन में हड्डियां है या नहीं। बोले रबड़ की गुड़िया की जैसे घूम रही है तू। बोले चल शाम को प्रोग्राम करने आना। तो मैं प्रोग्राम तो समझते नहीं मैडम, प्रोग्राम क्या होता है। बोले जैसे तुम लोग आज अभी यहाँ डांस कर रहे हो, यहाँ मिट्टी में कर रहे हो, वहां तुम स्टेज पे करना और शाम को वहां पहुंचना। हम लोग शाम को वहां चले गए और मैडम ने मुझे घुंघरू दिए किसी से, रावण हत्ते वाले भोपा से लेके। बोले घुंघरू बांध के डांस कर, तेरे को और अच्छी रिदम मिलेगी। घुंघरू मैंने बांधे, घूंघट निकाला और रात की लाइटों के अंदर स्टेज के ऊपर मैंने डांस किया। जब डांस करके जब मैं चक्री ले रही थी, तो अंग्रेज तालियां बजा रहे थे और काफी जो लोग पब्लिक तालियां बजा रही। तो मैं ये सोच रही थी कि ताली बजा के मुझे भगाना चाह रहे हैं या फिर इनको अच्छा नहीं लग रहा, क्या है। मैं सोची इनको अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक मंदिर है और ये ओडिसी भगवान है। बस मैं तो, मेरे को अच्छा लग रहा है ना, मैं डांस कर रही हूँ, उनको अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं। तो बस मैं डांस करती रही और फिर मेरे को नीचे बुला लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैडम ने कहा कि देखो तेरे को अंग्रेज और लोग कितने ताली बजा के स्वागत कर रहे थे। मैंने कहा मैं वो ताली बजा रहे थे या मेरे को भगा रहे थे। बोले पागल वो ताली बजा रहे थे। मैंने कहा वो हमें तो जब अच्छा लगता है तो लोग पैसे फेंकते हैं। बोला यहाँ पैसे नहीं फेंकते, यहाँ ताली बजा के स्वागत करते हैं। तो फिर मुझे उस रोज मुझे पता चला कि मेरी जगह ये है, जो मेरे को आज मैडम ने दिया। ये स्टेज मेरी जगह, ये रोड, ये टीले, ये फुटपाथ मेरा नहीं है। तो उस रोज से मैंने ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं स्टेज पे ही डांस करूंगी। और उससे उस रोज से लेके और आज तक मैं स्टेज पे ही करती हूँ। वैसे अगर फंक्शन में अपने को गार्डन में डांस करना पड़ जाए या फिर रैली में डांस करना, वो एक दूसरी बात है। नहीं तो उस रोज की बाद में कभी नहीं गई रोड पे ऐसे डांस करने के लिए। और बस बहुत सारी परेशानियां आई। सुबह पंचायतियां बैठी, ये तो स्टेज पे डांस कर लिया, तख्तों पे डांस कर लिया, अरे अपने काम की लड़की नहीं है, इसको बाहर निकालो, समाज से बाहर करो। बहुत सारी जी। पंचायती बैठ गई पूनम के दूसरे रोज।
और विरोध चलता रहा। 4-5 दिन बाद मैडम का यहाँ से वो लोगों को भेजा। यहाँ रामबाग में हमारे कालबेलिया बैठते थे बिन वो सांपों को दिखाने के लिए अंग्रेजों को। उनको कहा कि जो वो लड़की पुष्कर में थी उसको लेके आओ। उन्होंने कहा मैडम वो अजमेर के वो नहीं आएंगे यहाँ। बोले वो नहीं आएंगे तो तुम भी मत आओ, जाओ तुम्हारे को अलाउ नहीं यहाँ बैठना। तो फिर वो वहां आए, मेरे पापा को समझाया, पापा ने मना कर दिया कि समाज के लोग नहीं मान रहे। मैं मेरे भाई के साथ रात की 12 बजे दोनों बहन भाई हम भाग के अजमेर से और जयपुर आ गए। पैसे नहीं थे, बस में हम लोग आए, लेकिन बस में जिस बस वाले ने पैसा मांगा तो मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं तो मेरी परी मैम के पास जा रही मिलने के लिए, हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तो बस वाले ने कहा अच्छा। जाओ जाओ जाओ। हम लोग जयपुर आ गए और 2-3 दिन तक यहाँ भटकते रहे बहन भाई। हमारे समाज के यहाँ डेरे थे, पीतल फैक्ट्री, भटकते रहे। फिर जाके हम तृप्ति मैम से मिले, उनके घर पे गए। उन्होंने सब बहनों को बुलवाया, इलारुन जी को, रमा पांडे जी को फोन किया, सबको कि देखो मैं एक स्पेशल हीरा और नमूना लेके आई हूँ, आप देखो आके। तो बस पुष्कर से जयपुर तक का ये सफर। प्रेम सुथार जी ने लिखा है आपके लिए, राजस्थान की कला संस्कृति को बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो साथियों, जैसे कि हम एसकेडी यूनिवर्सिटी के मंच से अपना कार्यक्रम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज ये भी बनता है कि हम आपको एंटरटेनमेंट की बातों के साथ साथ आपको ज्ञान की बातें भी बीच बीच में बताते रहें। सो साथियों, भी थोड़ी देर पहले आपने गुलाबो जी की एक पिक्चर यहाँ पे देखी थी जिसमें उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा रहा है, जो कि महामहिम प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था। और आपने उसमें देखा था हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी वहां बैठे हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री महोदय मनमोहन सिंह जी भी वहां बैठे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के उपस्थिति में आपको इस पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। और ये पद्मश्री सम्मान खेल, कला, समाज सेवा, चिकित्सा, इस तरह के क्षेत्र में पारंगत होने पर दिया जाता है। ये एक तरह का वह सम्मान है कि जिसके बाद आपके नाम के आगे आपको ये शब्द लगाने का अधिकार दिया जाता है। इसमें स्वयं श्री जुड़ा हुआ है, इसलिए श्री या श्रीमती का उपयोग नहीं किया जाता है और सीधे बन जाता है पद्मश्री गुलाबो सपेरा। तो गुलाबो मैम, अब आगे के सफर की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन क्या है ना कि कहते हैं ना कि जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ भाई पढ़ाई के साथ साथ 3 चीजें बहुत जरूरी है। और ये मैं नहीं कहती, ये कहती है हमारी विद्या बालन, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सो आपका ये गाना कोरोना पर है, तो मैं चाहूंगी कि वो गाना आप हमें सुना दे, तो हम कह सकते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाए, तड़का लग जाए। इसीलिए मैं वैसे घर में बैठे बैठे, सब लोग घर में बैठे रहते होंगे और सब लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं कोरोना में बोर नहीं हुई और नहीं मैं कोरोना से डरी हूँ। क्योंकि मैं मेरे अपनी बेटियों को, अपनी पोतियां हैं 2, उनको और मैं अपना आप को यहाँ डांस में और गाने में और रिहर्सल में हमने लगाया। और पूरे दिन हम लोग डांस करते हैं और पूरे दिन हम एंजॉय करते हैं। हम भूल गए कि बाहर क्या तो बीमारी है और क्या कोरोना चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा, ये सिर्फ वहम है। और ये 2 दिन की मुसीबत की घड़ी है, ये तो निकल जाएगी। बस खाली ज्यादा बीमारी कम है और हल्ला ज्यादा है। तो इससे डरो मत, इसको डराओ और इससे भागो मत, इसको भगाओ। मैं तो इस तरीके से भगाती हूँ। मेरा ही वाला जो गाना है डांस वाला, उसी में मैंने गाना गाया है ये। अरे रे 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 री मैं तो नाचूं री गाऊं, री मैं तो नाचूं री गा, कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 री मैं तो नाचूं री गाऊं, री मैं तो नाचूं री गा, कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 री मैं तो हाथ धोऊं ना, री मैं तो हाथ धोऊं ना, कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 री मैं तो हाथ धोऊं ना, री मैं तो हाथ धोऊं ना, कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 रे, देखा मैं किस तरीके से कोरोना को भगाती हूँ। मैं इस तरीके से कोरोना को भगाते, हम तो नाचते नाचते ले डंडा उसके पीछे हो जाते। यूं गया कोरोना, वो भाग जाता है कोरोना। हम नहीं डरते, डराते उनको। आप गा रहे थे और मैं नाच रही थी स्क्रीन के पीछे, और वो आपका टोन ना बहुत ही फेमस है। अरे रे 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 रे, एक बार वापस से लाइन ना। तो अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे,
अरे मैं तो हाथ धोऊ नाव रे, मैं तो हाथ धोऊ नाव, कोरोना ने भगाऊ रे। अरे रे 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 रे। अरे क्या बात है मैम, तड़का लग गया हमारे इस कार्यक्रम में। और देखिए ना कितने जोर से यहाँ पे बहुत स्पीड से कमेंट आ रहे हैं। सोनू जी, सुमित जी, रमेश जी, पवन जी, विनोद जी, मुक्कू जी, भगवान जी, बजरंग जी, संजय जी, ताज जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग आपके इस कार्यक्रम को आपको सुनकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं आपके सफर की ओर। सो जी गुलाबो मैम, चील जी गाड़ी जो आपके पापा आपको बताया करते थे जी जी कि जी। चील गाड़ी में जाना, बाय बाय कहना, इसे चील हम्म गाड़ी कहते हैं। जहां हम्म आपके सपनों की उड़ान भरने वाली थी चील गाड़ी के माध्यम से, वहीं जी फिर एक बार आपके जीवन में संघर्ष की घड़ी आई, जिस समय आपके पिताजी नहीं रहे। हम्म तो वो आपके जीवन का एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं दुखी क्षण था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने जा रही थी जिनके मार्गदर्शन में, और वो ही इस दुनिया में नहीं थे। तो उस घड़ी के बारे में भी आप हमें बताएं। 85 की बात है, मैं जब 81 में प्रोग्राम स्टार्ट किया था और पुष्कर मेला से जब मैं यहाँ आई, 2-3 महीने बाद मेरे पापा वो आ गए और हम लोग यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया, अजमेर को छोड़ दिया। और जब मैं 5-6 साल यहाँ प्रोग्राम किया और जब मैं अमेरिका जा रही थी 85 में, उस टाइम पे मेरे पापा 2 महीने के लिए मैं रिहर्सल के लिए दिल्ली चली गई। और मेरे पापा ये सोचते रहे कि बोले बेटा बाहर देश, जब हम लोग बैठते थे, जब ऊपर से जब हवाई जहाज निकलती थी, जब मेरे पापा कहते थे, मैं कहती हूँ पापा क्या चमक रहा है ये, तो मेरे पापा कहते बेटा ये चील गाड़ी है। मैंने कहा ये चील गाड़ी क्या होती है? तो बोला ये चील के ऊपर बनाई हुई है और इसमें आदमी बैठ के जाते हैं। मैंने कहा वो जानवर के ऊपर बनाई, आदमी कैसे घुसते हैं उसके ऊपर? बोले बेटा वो मशीन से एक जैसे पूरा घर की जैसे बनाते हैं, उसके अंदर आदमी बैठ के जाते हैं, आदमी ही उड़ाते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत कमाल की चीज है, बगैर कुछ बांधे, कुछ भी नहीं बांध रखा, ऐसे ही उड़ती है। तो मेरे पापा से मैं रोज ये डिस्कस करती थी। मेरे पापा ने कहा बेटा अपने लोगों ने, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो लोग बनाते हैं, अपने बस की बात नहीं। तो इस तरीके से पापा कहते थे। जब मेरा मौका आया जब चील गाड़ी में उड़ने का, तो मेरे पापा कहते बोले नहीं बेटा चील गाड़ी में नहीं बैठना, वो बगैर बांधे हुए होती है इधर उधर से, वो तो अपना खाली कल्पना से उड़ती है, भगवान के सहारे उड़ती है, उसमें नहीं बैठना, गिर जाओगे। मैंने कहा नहीं पापा सब बैठ के जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी, अच्छा लगेगा। तो मेरे पापा काफी मना किया, फिर उसके बाद में पापा ने कहा कि नहीं मेरा बेटा स्पेशल है, अगर वो कह रहा है तो सही बात है। मेरे को हमेशा मेरे पापा स्पेशल कहते थे। तो मैं जिद करके और दिल्ली के लिए, भारत महोत्सव जब हो रहा था, इंडिया फेस्टिवल, उसमें मैं 2 महीने के लिए दिल्ली चले गए। रिहर्सल में थे हम लोग, और जाने से जस्ट एक रोज पहले जो मेरे लिए लड़ने वाला है, जो हमेशा समाज को पीछे चट्टान की जैसे खड़े रहते थे और मेरे को कभी आंच तक नहीं आना दी, वो पापा मेरे जाने से जस्ट एक रोज पहले वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो मेरे को समाज के लोग आए वहां पे लेने के लिए, क्योंकि उनका तो मौका मिला कि अच्छा मौका है उसको वापस खींच के लाने का। वो आए मेरे को लेने के लिए, घर लेके आए, लाके मेरे को कहा कि अब मैंने कहा मेरे को कल चील गाड़ी में बैठना, आज क्यों लेके जा रहे हो आप घर पे? बोले जरूरी है आप एक बार मिल लो सबसे। तो इस तरीके से मुझे वापस लेके आए और शाम की 4 बजे मुझे बताया, जब मैं पापा से मिलने के लिए अजमेर जा रही थी, क्योंकि मेरे पापा अजमेर थे उस टाइम पे, जयपुर नहीं थे। तो मेरे पंचों ने, मेरे औरतों ने बताया कि बोला तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो 4-5 घंटे में बेहोश हो गई थी और रात की 12-1 बजे मुझे होश आया और मैं खूब रोई। उसके बाद मैं अपना बैग उठाया और मैं रवाना होने लगी, तो मेरी माँ ने कहा कि बोले बेटा आप कहाँ जा रहे हैं हमें ऐसी हालत में छोड़ के? मैंने कहा माँ आपके मेरे पीछे पापा है, पापा कहीं पे भी नहीं गया, मैंने देखा है मेरे पापा मेरे अंदर है, मेरे पापा का शरीर बनाया हुआ है। मेरे पापा हमेशा लड़ते थे, वो ये कहते मेरी बेटी स्पेशल है, एक रोज देखना अपने समाज का नाम करेगी, पूरे देश का नाम करेगी। क्योंकि राजमाता ने उनको यही बताया था मेरे पापा को कि बोले बाबा ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये पूरे राजस्थान की बेटी है, पूरे भारत की बेटी है, आप इनको नहीं रोक सकते डांस करते हुए। तो मेरे पापा के दिमाग में वो बातें थी। तो मेरे पापा ने राजमाता का हाथ ही दे रखा था मेरे को कि आज से ये आप ही की बेटी है। तो मैं राजमाता की गोद भी गई हुई थी। तो मेरे पापा, वो बातें मुझे याद थी कि मेरे पापा ने क्या-क्या प्रॉमिस किया लोगों से, और मेरे पापा कहीं पे भी नहीं गए। अगर आज मैं नहीं गई तो मेरे पापा की बात खराब हो जाएगी। तो मेरे पापा को मेरे अपने आप में अंदर पाया और मेरे पापा की शक्ति मुझे मिली और मैं रात की 5 बजे मैं रवाना हो गई दिल्ली। और शाम को हम लोग वहाँ पे पहुंचे, वहां पे 12-1 बजे, और उसी रात की हमारी चिलगाड़ी थी अमेरिका के लिए, और हम लोग उसमें बैठ के और अमेरिका चले गए। अमेरिका में 65 दिन रह के आई। और जब मैं वापस आई
तो बहुत सारी न्यूज़पेपर में, बहुत सारे अखबारों में, मेरे आने से पहले तो बहुत सारे यहाँ पे लोगों को, हमारे समाज वालों को मान सम्मान से चाय पिला रहे हैं, उनको गिलास दे रहे हैं। तो समाज वालों ने कहा कि भाई बाबूजी हमें तो कटोरे में डालो। बोले नहीं, अरे यार चाय पियो आप, तो गिलास में हमारे पास बैठो। तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि बोले क्यों जी साहब, बिल्कुल। आपकी बेटी ने बोला अमेरिका में पता है इतना बड़ा। अरे साहब वो हमारी बेटी नहीं है, अरे वो आप ही की बेटी है, आप उनको बुरा मत समझे, वो बहुत अच्छा नाम कर रही है वो लड़की, और इतना अच्छा किया कि उनके पापा नहीं रहने के बाद में भी राजीव गांधी से मिली, उनकी बहन बनी है। वो देखो वो लता जी से आशीर्वाद लिया है, बहुत बड़ी बुक में उनका नाम आया है। तो हमारा समाज वालों ने तैयारी कर रखी थी कि वो तो बेटी अपने लिए एक एक भगवान का, ईश्वर का एक गिफ्ट आया है स्पेशल, वो एक अपने लिए बहुत एक अजूबा है कि अपने को एक नई दशा दे रहा है। तो समाज वाले भी मान गए फिर मेरे। और जब मैं वापिस आई 65 दिन के बाद, तो समाज वालों ने बहुत मान सम्मान दिया और मेरे को कहा बोले बेटा आपके जैसी गुलाबो हमें भी चाहिए। तो मैंने कहा कि आप खुद तो बेटियां रखते ही नहीं हो, आप जी कहाँ बिल्कुल। से और कहाँ गुलाब हो। तो उस रोज से प्रोमिस किया मेरे समाज वालों ने कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे गुलाबो। बेटी को मारने का मतलब हम किसी गुलाबो को मार रहे हैं, तो हमारे घर में भी गुलाबो चाहिए। तो उस रोज के बाद मेरा तो नाम हुआ ही, लेकिन मेरे समाज की बेटियों की जान भी बची। और आपने वहीं से शुरुआत की गुलाबो मैम, हर घर में गुलाबो, है ना? जो आपका एक मकसद रहा, जो आप बेटियों को डांस सिखाती हैं और आपने बेटियों को कहीं न कहीं कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की मुहिम तो आज है, इन्होंने आत्मनिर्भर बेटियों की मुहिम उस समय चलाई। तो आपको सच में सत-सत नमन है और कहते हैं कि फूल हैं बेटे तो खुशबू है बेटियाँ, चिराग हैं बेटे तो रोशनी है बेटियाँ, घर की शान है बेटे तो सम्मान है बेटियाँ, मोक्ष का द्वार है बेटे तो इस धरती पर जन्नत है ये बेटियां, इस धरती पर जन्नत है ये बेटियां। आपको सच में आज हम इस मंच पर पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थैंक हैं। यू। और एसकेडी यूनिवर्सिटी डांस का डिप्लोमा भी कराती है, म्यूजिक में मास्टर डिग्री भी कराती है, सभी कोर्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम चलेंगे गुलाबो मैम, बिग बॉस फेम भी है आप, हाँ? तो जी बिग बॉस जी। के घर में हमेशा थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़े मिक्सअप मस्ती का तड़का जो होता है 2011 की यादें ताज़ा करेंगे, वो आप बताएँ बिग बॉस सीज़न 5 के बारे में? वो घर तो बना ही इसीलिए है, और अच्छे लोग हैं, क्योंकि जब मैं डेनमार्क थी तब मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने मना कर दिया था पहले, लेकिन बाद में मेरे बच्चों ने कहा कि बोले माँ वो राजस्थान से पहला सेलिब्रिटी है जो आप जाएँगी। तो जहाँ मेरा राजस्थान का नाम आता है तो वहाँ तो मैं क्या बिग बॉस क्या मैं काँटों के अंदर कूद जाऊँ और मैं आग में कूद जाऊँ कि जहाँ मेरा राजस्थान का नाम हो। तो मैं तैयारी कर ली और मैं जाने के लिए तैयार हुई। मैं वहाँ पे रही 1 महीना और मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े-बड़े सेलिब्रिटी थे, अच्छे लोगों के साथ रहने का मौका मिला, बढ़िया बिग बॉस की आवाज़ सुनने को मिलती थी सुबह-शाम। लड़ाई-झगड़े तो क्या, लड़ाई-झगड़े तो मेरे में है ही नहीं, मैं लड़ाई-झगड़े नहीं करती। 14 लड़कियाँ थी, 13 लड़कियाँ थी, शक्ति कपूर साहब थे, मैं लड़ती तो किससे? क्योंकि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती, और मैं तो जिस लड़कियों के लिए काम करती हूँ, जिस बेटियों के लिए काम करती हूँ, मैं उनको लड़ नहीं सकती और मैं उनको कभी पीछा नहीं खींच सकती, उनको आगे बढ़ाने का काम करती हूँ। मैंने यही कहा कि मेरे राजस्थान के लिए मैं आई हूँ, बिग बॉस मुझे लड़ाई झगड़े नहीं अच्छे लगते, और मैं जो हूँ वो यही हूँ। मैं डबल फेस नहीं हूँ और मुझे डबल फेस नहीं बनना, और मेरे को नहीं लड़ाई करना है। वैसे हम लड़ाई पे अगर उतर जाते हैं तो मैं राजस्थान की बेटी हूँ, हम राजस्थान वाले इतना तीखा खाते हैं ना कि हम बहुत तीखी मिर्ची खाने वालों में से हैं। हम लड़ेंगे तो फिर पूरी तरह लड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे। मैं एक माँ हूँ और माँ की जैसे मैं यहाँ रहूंगी जब तक रहूंगी। और फिर मेरे बच्चों की याद आ गई, बॉस को मैंने कहा मुझे घर जाना है मेरे बच्चों के पास में, तो मैं आ गई और बहुत अच्छा लगा मुझे। एक दूसरे की टांग पकड़े खींचना उनका काम है, क्योंकि वो जाते ही इसी उद्देश्य से हैं और वो करना बिल्कुल। भी पड़ता है वहाँ पे। तो मैं तो मेरे जैसे रहना चाहिए था, मैं उस तरीके से रही और मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे। तो मतलब कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे राजस्थानियों की आदत होती है कि थारे माथा ने पगा रख दूँ, प्यार से बात भी कह देते हैं और पता भी नहीं चलता। ये तो अजय जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। मैं अभी इसी पर आने वाली थी कि मैम को पद्मश्री सम्मान के साथ-साथ बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें से खास एक यूनेस्को अवार्ड जिन्हें कि इन्हें विरासत की सूची में शामिल किया गया है। फ्रेंच में आपके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है। और जी गुलाबो मैम, मेरा खुद का ये अनुभव है कि आपने जो कालबेलिया सॉन्ग की जो आप जनक हैं, इस म्यूजिक की आप जनक हैं। मैं खुद जब सिंगापुर गई थी, तो एक तरफ बैंड की परफॉर्मेंस हो रही थी और एक तरफ कालबेलिया पे वहाँ कुछ बच्चियाँ परफॉर्म कर रही थी। तो लोगों का जो भीड़ था, जो अट्रैक्शन था, वो वहाँ भी विदेश में भी कहीं न कहीं हमारे कालबेलिया म्यूज़िक की तरफ ही था। तो मुझे जब जी फ़ील हुआ
कि मैं भारत से हूँ और मैं राजस्थान से हूँ, और राजस्थान का म्यूजिक आज पूरे विश्व में पहचान बनाए हुए है, कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ। सो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो पल आपकी जिंदगी के लिए सबसे खुशनुमा पल रहा होगा जब आपको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ और बहुत मैं किस्मत वाली हूँ कि आज मैं सब लोगों के सामने हूँ, और एसकेटी यूनिवर्सिटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं बहुत आभारी हूँ इनकी कि मेरे को इस लायक समझ के मेरे को आज सब लोगों का रूबरू करवाया और मेरे को ये सारी चीजें शेयर करने का मौका मिला। और आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रीति जी कि आपने मेरे को इतना अच्छी तरीके से आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पद्मश्री जब मेरे को मिला, मैं बहुत साल तक मैं 81 से मैंने डांस स्टार्ट किया, 85 में अमेरिका गई और बस मैं करती रही। और भारत सरकार की बहुत आभारी हूँ और राजस्थान सरकार की मुझे इस लायक समझा और इस डांस को पद्मश्री दी। पद्मश्री के साथ साथ मेरे को एक जिम्मेदारी भी दी, क्योंकि मेरा एक कदम और नया आगे बढ़ा और बढ़ने का मुझे मौका दिया कि मेरे पे एक जिम्मेदारी आई कि मैं पद्मश्री को यहाँ नहीं लेके आना चाहती हूँ, मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, उससे ऊपर बढ़ना चाहती हूँ, नहीं के नीचे। तो मैं पद्मश्री की बहुत बहुत मतलब इज्जत करती हूँ, बहुत उनको नमन करती हूँ और बहुत मैं आभारी हूँ भारत सरकार की कि मुझे पद्मश्री देके सम्मान दिया और मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिया। और मैं हर लड़की को, हर मेरे समाज के बच्चों को और हर कलाकार को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इतनी मेहनत करें, पैसों की तरफ कम देखें और आप अपनी मेहनत की तरफ ज्यादा देखें, क्योंकि मेहनत करोगे तभी तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। और मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है कि अपने कई कलाकार होते हैं वो सिर्फ एक मजदूरों की जैसे काम करते हैं कि अपने सुबह गए 2 घंटे काम किया, शाम को गए 2 घंटे डांस किया और आ गए। लेकिन वो उनको पता नहीं कि अपने को कलाकारी भी दिखानी है। तो कलाकारी। कलाकारी के साथ साथ आप क्या हो वो भी आप जाहिर करें। तो ये बहुत जरूरी होता है और मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ सब कलाकार को। मैं कहती हूँ कि आप भी यहाँ तक पहुंचे। और मेरा सबसे बड़ा सपना ये कि घर घर में, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल, घर घर में गुलाबो हो। और आज मैं ऑनलाइन में डांस सिखा रही हूँ कालबेलिया वर्ड के नाम से। तो हमारा वर्ड चल रहा है कालबेलिया वर्ड, और मैं डांस सिखाती हूँ इंटरनेशनली यहाँ पे ऑनलाइन। और बस यही है कि पद्मश्री जो मुझे मिली है ना, मेरे को एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मिला है और मैं उस एक कदम का 5 कदम आगे बढ़ के मैं बताऊँ। बिल्कुल, और आपके लिए एम ए राठौर जी ने लिखा है कि प्रतिभा कभी किसी के मोहताज नहीं होती, और बिल्कुल आपको देख करके लगता है कि जिसमें टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो कभी किसी की मोहताज नहीं होती, वो कभी अमीर-गरीब नहीं देखती, वो कभी जाति-वर्ग नहीं देखती। बस ज़रूरत होती है अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को ढूँढने की, जो हमारी गुलाबो मैम ने बहुत दिल से किया है। सो गुलाबो मैम, एसकेडी यूनिवर्सिटी के मंच से जी। आज मैं आपसे कोई एक ऐसी बात जानना चाहूंगी जो आपने अभी तक कहीं भी किसी से शेयर नहीं की है, जो आपके जीवन की सबसे खास बात रही हो, जो कहीं भी आपने किसी भी इंटरव्यू में नहीं बोली हो, जो आपको लगता हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अपनी फिल्म के लिए बचा के रखी हुई हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म बनेगी तो ये एक इंटरव्यू अलग होता है और एक नॉर्मल जो अपने जो जिंदगी की जो बातें होती है वो एक अलग होती है। लेकिन फिर भी एक चीज मैं बताऊंगी कि जो कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते और पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं होती, तो पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी होता है। आज मेरी बेटी को मैंने एमजी स्कूल से पढ़ाया है, लिखाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस होने लगी थी। लेकिन मैंने अपना आप को कमजोर नहीं समझा, कभी भी मैंने अपना आप को कमजोर नहीं समझा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मेरे में कोई ऐसा कोई हुनर नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो बस हमेशा सिंपल रही कि मैं एक गुलाबी हूँ और मैं चल पड़ी हूँ। ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, पीछे घूम के मुझे देखना नहीं, बस मैं चल रही हूँ, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। तो मैं कभी ये नहीं सोची कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मैं स्विट्जरलैंड में प्रोग्राम किया हमने, और मेरे साहब का 93 की बात है, और मेरे साहब का एक्सीडेंट हो गया। और जिस रोज हम लोग गए थे उसी रोज उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरे को बताया नहीं था। और वहां पे प्रोग्राम करने के बाद मुझे स्विट्जरलैंड में बताया कि आपका आप आदमी का एक्सीडेंट हो गया था उसी रोज जिस रोज आप आए। तो मैं रोने लगी तो काका बोला रोना, पुलिस आ जाती है और पुलिस पकड़ के ले जाती है, और आप आवाज भी मत निकालना नहीं तो पड़ोसी फोन कर देंगे पुलिस को। तो इस तरीके से मैं जी बिल्कुल, तब तक कुछ यहाँ पे स्टेशन से, और
जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं हम गुलाबो मैम से एक ऐसी कहानी जान रहे थे कि शिक्षा जो कि आज के इस दौर में सबसे अहम कड़ी हो चुकी है और हमारी एसकेडी यूनिवर्सिटी भी कहीं न कहीं उन सारे बच्चों को हनुमानगढ़ जैसी जगह में कहते हैं ना कि शिक्षा के लिए दूर जाना भी पड़े तो भी बहुत मेहनत करने वाली बात होती है। लेकिन आपके अपने हनुमानगढ़ में कहते हैं ना हनुमानगढ़ जो कि भटनेर का किला जहाँ का बहुत प्रसिद्ध है और भटनेरगढ़ भी कह सकते हैं कि भटनेर के नाम से पहले प्रसिद्ध था हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ में आपकी अपनी थोड़े ही समय में पहचान बनाने वाली ये एसकेडी यूनिवर्सिटी जो कि हर प्रकार के कोर्स आपके लिए लेकर के आती है, समाज सेवा में भी बहुत अग्रणी है और लॉकडाउन के समय का कहीं न कहीं सही सदुपयोग आप सभी के लिए कर रही है। साथियों, आप सब जो इतना प्यार दे रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहें और एडमिशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8875134311 88751343 3 बार 1 111 सो आप संपर्क कर सकते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी पे लॉकडाउन खुलने के बाद आप विजिट भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल आप इस बात को सच्ची से मानिए, पक्के से मानिए कि हम आपके विश्वास पे पूरी तरह खरे उतरेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह की पर्सनैलिटीज़ एवरी डे यहाँ पर आप सभी से इस लॉकडाउन के पीरियड में मिल रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जिसकी सोच की ऊँचाइयाँ यहाँ हों, उसकी कामयाबी यहाँ होती है। तो कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कि मेहनत कभी बेकार नहीं होती, वो बात अलग है कि वक़्त लगता है, लेकिन पहचान उस व्यक्ति से कभी दूर नहीं होती। अभी फिलहाल गुलाबो मैम जब तक हमारे साथ वापस जुड़ेंगी ये पिछली बार भी हमने अनाउंस किया था समाज सेवा के बारे में जैसा कि हमने कहा तो हमारे शो के माध्यम से भी हम आप सभी तक जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को बताना चाहेंगे कि ये अभिषेक हैं जिनका रंग गोरा है और ये उनकी उम्र 14 साल है और ये 28 अप्रैल 2019 से दोपहर 2 बजे से गायब हैं और इनके पास रेंजर साइकिल है और ये गुमशुदा हैं और इनकी सूचना देने वाले को 21,000 रुपए का इनाम मिलने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार से इनके बारे में जानते हैं, तो आप 9928457560 पे संपर्क कर सकते हैं या फिर 6377499090 पे संपर्क कर सकते हैं। इस फ़ोटो को आगे भी शेयर करें ताकि इनके परिवार की मदद हो सके। पुत्र हैं ये सुरेंद्र बिश्नोई जी के और समाज सेवा करने में हम कभी पीछे नहीं रहते। तो आप प्लीज़ इनकी मदद करें और इसी के साथ-साथ कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, अजीत मिश्रा जी लिख रहे हैं कि प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। शीतल वर्मा जी, हनु जी, अनु जी, विष्णु स्वामी जी, संजय चौधरी जी, नरेश अ, भूटिया जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है सभी का और यहाँ पे एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहूँगी कि साथियों बहुत जल्द हम आपके लिए कुछ नया लेकर के आने वाले हैं। वापस से गुलाबो मैम हमारे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन तब तक मैं बता दूँ कि संडे टू संडे जो हम रूबरू हो रहे हैं, इस संडे अगले संडे तो संडे में कुछ राज भी छुपा है और संडे के बाद कुछ कॉन्टेस्ट भी आप सभी के लिए लॉन्च होने वाले हैं। सो बी रेडी, हमारे साथ जुड़े रहें, एसकेडी यूनिवर्सिटी के साथ अपना प्यार बनाए रखें और गुलाबो मैम हम बात कर रहे थे आपके स्विट्जरलैंड सफर की जहाँ पर आप हमें बता रही थी कि आपको मालूम चलता है आपका शो खत्म होने के बाद कि आपके हाथ में नीदरलैंड की टिकट थमा दी जाती है और आपको पढ़ना नहीं आता है और आप एक पुलिस वाले से सहायता लेती हैं और वो आपको समझाता है लेकिन आप जी को पकड़ के आगे बढ़ती हैं तो इसके आगे की कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो मुझे उन्होंने एक जनाबा की टिकट खरीद के दे दिया और मेरे हाथ में दिया और मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे वहाँ की भाषा भी नहीं आती, तो मैं कैसे बात करूँ? तो मैंने कई बार सुना था कि फ्रेंच में इस तरीके से एक्सक्यूज़ मी को वो स्लू प्ले बोलते हैं, तो मैंने रोते-रोते उनको मैंने टिकट हाथ में लेकर मैंने एक पुलिस वाले को कहा कि स्लू प्ले प्लीज़, तो उन्होंने मेरे को देखा कि बोला वी बोले क्या बात बताओ? तो मैंने वो टिकट उनको देखा कि मुझे जनेवा जाना है, तो उन्होंने मेरे को 5 नंबर बताया कि आपको 5 नंबर पे जाके खड़ा होना है। तो मैं 5 लाइन डाक के और 5 नंबर पे जाके खड़ी हो गई। तो अब वहाँ खड़ी हो गई, अब ट्रेन कौन-सी आएगी, कौन-सा पता मुझे, ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने देखा कि ट्रेन के ऊपर जनेवा लिखा हुआ होगा। तो मैंने क्या है, एक बार डेनमार्क गई थी, तो वहाँ पे मैंने एबीसीडी सीखी थी, मेरी एक बुलारीना एक लड़की है उससे। तो मैंने कहा जी से जनेवा आएगा। मैंने जी से जनेवा देखा, ट्रेनें देखती रही, एक ट्रेन पे लिखा हुआ था जी। मैं उसी में बैठ गई, मैंने कहा यही होगा और अब वो उसमें बैठ गई अंदर, लेकिन अंदर भी लाइन चलती रहती है कि स्टेशन आते हैं उसके। तो मैंने सोचा अब स्टेशन में बैठ तो गई, कौन से स्टेशन पे उतरना मुझे? तो मैंने देखा वो पूरी लाइन पे एक जी मंडा हुआ था, मैंने कहा जी से जनेवा, तो जहाँ यहाँ लाल बत्ती होगी वहां से वहीं उतर जाऊंगी मैं। और वही हुआ, देखती रही, जैसे ही जी के ऊपर लाल वो निशान आया, उनकी लाइट आई और मैं तो नीचे उतर गई, चाहे वो जनेवा हो चाहे कोई दूसरी जगह हो, उतर गई।
उतरने के बाद जब मैंने पूछा कि मुझे डेनमार्क जाना है, तो सब कहने लगे कि हाँ राइट प्लेस है, और बोला आप एयरपोर्ट पे आए हैं और ये जनेवा ही है। तो मैं अपने प्लेन लिया और शाम को मैं मेरे बच्चों के पास डेनमार्क आ गई। तो ये एक स्पेशल सफर था मेरा, और एक गम भरा सफर भी था, और मेरे लिए एक बिल्कुल गुमराह एक सफर था कि जिससे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कौन मुझे लेके आया वहां तक और कौन मेरी मदद करी और मैं कैसे पहुंची। इसको आप हिम्मत के, जनरल नॉलेज के, या ईश्वर का हाथ के, या मैं हमेशा कहती कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरी माता रानी मेरा हाथ पकड़ रखा है, हो सके वही मुझे लेके आई वहां तक। तो बिल्कुल। विश्वास हमेशा जीतता है, विश्वास रखना चाहिए इंसान को, और धैर्य मतलब बहुत जरूरी। मन में है विश्वास वाली बात है, सच में जय माता दी। आपका सफर भी बहुत अच्छा रहा। गुलाबो मैम, अब डांस की बारी भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि एसकेडी के मंच से आप लोगों को इस समय में क्या संदेश देना चाहेंगी। हमारे एसकेडी के यहाँ पे कुछ लेक्चरर्स भी जुड़े हैं और हनुमानगढ़ की जनता भी जुड़ी है, हमारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, और अभी जैसे कि लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, तो आप क्या लोगों को मैसेज कन्वे करना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी। यस, एसकेडी जो यूनिवर्सिटी है उनकी पहले तो मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगी, सारे टीचरों को, सारे जो प्रिंसिपल है सबको उनको बहुत धन्यवाद दूंगी, और आपको भी और सब लोगों को शुक्रिया अदा। और बस मैं यही कहना चाहूंगी सबको, स्पेशली एक माँ को संदेश देना चाहूंगी कि जैसे कन्या भ्रूण हत्या का जो प्रोग्राम चलाते हैं, ये सारी चीजें हैं, उनको अपने को करने के प्रोग्राम चलाने की जरूरत ही नहीं है। जब अगर माँ और बाप ये सोच ले कि अपने घर में बच्चा आ रहा है, वो हिंदुस्तानी नागरिक है और वो हिंदुस्तानी बच्चा है, और वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माता पिता उनका वेलकम करे, और माता पिता ये सोच ले कि हमारा बच्चा है और हम इनको जन्म भी देंगे, उनको पालेंगे पोसेंगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। तो अपने को नहीं तो कन्या भ्रूण हत्या का प्रोग्राम देखने की जरूरत है, नहीं चलाने की जरूरत है। बस माँ बाप उनकी रेस्पेक्ट करते, माँ बाप जब मान जाते हैं तो सारी दुनिया मान जाती है। जिससे मेरे माँ बापों ने माना, सारी दुनिया मान गई। मेरी माँ ने इतनी मेहनत करके मुझे बाहर निकाल के लेके आई, मेरे पापा दुनिया से लड़े, तो आज सारी दुनिया मान गई। तो मैं ऐसी सब माओ को ये कहना चाहूंगी कि मेरी माँ ने हिम्मत जुटा के और मेरे को जिंदा रखा, खड्डे में से निकाला, मेरे पापा ने झगड़ा किया, लड़ाई की समाज से, और मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। आप भी अपनी बेटियों को इतनी मदद करें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। वो बेटा बेटी आपका अगर आगे निकल रहा है और वो उसके जो मन में क्या जची हुई है, उसको क्या बनना चाहिए, आप उनपे बच्चों पे कभी प्रेशर ना डाले कि नहीं मैं जो कहूंगा वो तुझे बनना है। वो आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, वो नहीं बन सकता। वो वही बनेगा जो उसको ईश्वर ने लिखा है, जो उसके हाथ में रेखा है, वो ही बनेगा। तो आप उनका सपोर्ट करें और उनको बढ़ाने की कोशिश करें, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। तो आप उनको मदद करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें प्लीज। बिल्कुल, और आपको देख के भी और आपकी बातों को सुन कर के भी मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह से आप भी अपने बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं, आप भी एक बहुत धन्य माँ हैं। जिस तरह से आपने कष्ट सहे उसके बाद भी आपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। सो अब हम चाहेंगे कि आपका वो जो डांस जिसे देख कर के पूरा विश्व इस संगीत पर झूमता है, हम भी आपके साथ झूमना चाहेंगे। और साथियों, जितने लोग मेरे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं उनके लिए कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रही हूँ। हम भी गुलाबो मैम के साथ डांस करेंगे यहाँ पर स्क्रीन पे। टेक्निकल टीम मुझे भी यहाँ पे छोटा सा साइड में रखिएगा। हम गुलाबो मैम के साथ डांस करने वाले हैं सभी लोग मिलकर के, और जैसे ही मैम का डांस स्टार्ट होगा वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को अच्छे अच्छे जो इमोजीज होते हैं, जो आपको सिग्नल्स होते हैं, वो आपको भेजने हैं, लाइक स्माइली या डांसिंग क्वीन। और जिसका सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे लगेगा कि उसने सबसे अच्छा यहाँ पे क्रिएटिव आर्ट भेजा है, उसे हम यहाँ पे विश करेंगे, और उसके बाद उसे एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सो गुलाबो मैम, आप तैयार हैं हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर से अपनी इस कला से झुमाने के लिए, जिस कला के नाम से आप पूरे विश्व में जानी जाती हैं। साथियों, एक बार फिर से बता दें, हम सब झूमने के लिए तैयार। कहीं हम कह सकते हैं कालबेलिया डांसिंग क्वीन, इंटरनेशनल डांस आर्टिस्ट, फोक डांस आर्टिस्ट पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी। मैं डांस करूंगी। डांस से पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगी जी मैम, कि बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अक्सर गांव के लोग, और कई लोग होते हैं, शहर के भी कई लोग होते हैं शहर पर जो वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मेरे से पूछो कि अनपढ़ की मजबूरी क्या होती है और पढ़े लिखे की कीमत क्या होती है, मेरे से ज्यादा कोई भी नहीं जान सकता। कि मैं 165 कंट्री घूम चुकी हूँ, और वो तो मेरे तो ऊपर सिर का हाथ था तो मैं निकल के आ गई, लेकिन हर किसी के ऊपर सिर का ईश्वर का हाथ नहीं होता। तो अपने बच्चों को मैंने जनेवा से और मैंने वहां स्विट्जरलैंड से मैंने ठान लिया था कि मैं मेरी बेटी को, मेरे बच्चों को, जो भी बच्चा बच्ची है, मैं उनको इतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कि वो इतना अंग्रेजी भी बोलेंगे
और अंग्रेजी भी समझाएंगे, और जो नहीं बोलने वाले उनको भी वो सिखाएंगे। तो मैंने मेरे सबसे बड़ी जो बेटी है उनको मैंने एमजेडी स्कूल से पढ़ाया है। उसने बहुत बड़ी पढ़ाई की है और इंग्लिश एमए किया है। उसने क्लासिकल डांस सीखा है। वो आज राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन है। उसका नाम राखी है। मेरे बेटों को भी मैंने पढ़ाया लिखाया है, पूरे टैगोर पब्लिक स्कूल से पढ़े लिखे हैं। और मेरी पोतियां वो भी पढ़ रही है। एक मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये फील नहीं होता कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो चारों मेरे बच्चे सब पढ़े लिखे। आज मेरे बच्चे मेरे करते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही है। 93 में मेरे आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। जो मेरे पापा चले गए थे 85 में, 86 में मेरी शादी हुई, तो मेरे पापा की जगह मेरे श्रीमान ने ली। वो ही मेरे लिए इतने लड़ते रहे, उन्होंने मेरे लिए इतनी मदद करी कि 5 कलाकारों से 50 किया। और फिर वो इतनी मदद करने वाले का अचानक 93 में एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से। फिर मैं टूट गई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मेरे साहब को भी मैंने संभाला। मेरे साहब ऐसी हालत में रह के भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ और जो लोग और लुगाई दोनों का ही एक हाथ होना बहुत जरूरी है। ये अगर दोनों एक हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको अलग अलग नहीं कर सकती। और अपने बच्चों को, अगर माँ बाप एक होंगे तो बच्चे भी एक होंगे, और माँ बापों में फूट होगा तो बच्चों में फूट होगी ही होगी। तो आप अपने बच्चों को अगर सुधारना चाहते हैं तो आप अपना आपस में ये डिसाइड कर ले कि अपनों को लड़ाई झगड़ा नीच ऊंच कुछ भी बात ऐसी बच्चों के सामने नहीं करनी जो बच्चों पर बुरा असर पड़े। तो ये बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। और बेटियों को आप पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। चाहे बेटा भी है उनको भी पढ़ाएं लिखाएं और उनको भी आगे बढ़ाएं। और अब आ जाओ मेरे साथ डांस करो, और बस तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाओ। उठ जाओ बिल्कुल और डांस करो। हम भी यहाँ पे तैयार हैं। तो फ्रेंड्स आप भी तैयार होंगे अपने यहाँ पे भेजने वाले सिग्नल्स के साथ, इस म्यूजिक के साथ झूमने के लिए। और साथियों हमें मौका मिल रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल हमारी डांसिंग क्वीन गुलाबो जी पद्मश्री अवार्डेड है, उनके साथ यूनेस्को विनर है, डांस करने का और यहाँ से ये प्राइज भी जीतने का। तो आप सब तैयार हैं? प्लीज मुझे सिग्नल दीजिए। आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? शो योर थंब कमेंट्स में। और अब देखिए कि किस तरह से, और गुलाबो मैम की एनर्जी देख करके मैं एक बात जरूर हमेशा कहती हूँ, वो आज भी कहूंगी कि कलाकार की उम्र जितनी बढ़ जाती है उसका अनुभव भी उतना ही बड़ा हो जाता है, उसमें उतनी ही परिपक्वता आ जाती है। और गुलाबो मैम भी उसी तरह से निखरती आ रही हैं। कला को उम्र की जरूरत नहीं है, और कला को जब कलाकारी होती है ना उसको वो कभी बूढ़ी नहीं होती। वो हार्ड बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें, उनका विश्वास, उनकी हिम्मत और कला कभी बूढ़ी नहीं होती। तो कलाकार को अपना आपको कभी बूढ़ा नहीं समझना चाहिए, कि क्योंकि आपके अंदर एक जवान बच्चा पल रहा है, वो है कला। तो कभी आप अपना कला निखरती जाती है। तो फ्रेंड्स हम सब यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हैं। और यहाँ पे कमल रतन जी ने भी सिग्नल दे दिया है, रोहित जी ने भी दे दिया है, शीतल जी ने भी दे दिया है। सो फ्रेंड्स तैयार हैं? यस, 3, 2, 1 म्यूजिक।
थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, सच में मजा आ गया। बिल्कुल आपको देख के मैं कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ईश्वर आप पर ऐसी कृपा बनाए रखे और आज आप हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी के मंच पे जुड़ी। अच्छा, आपके साथ मुझे लगता है कि 1 घंटा बहुत कम था, कम से कम 2-3 घंटे तो हम बातें कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक लास्ट सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे विनर्स जुड़े हैं और देखिए कंपटीशन खत्म हो चुका है। मैंने विनर का नाम भी अनाउंस करना है लास्ट में, लेकिन मैम से एक सवाल पूछूंगी। मैम, बॉलीवुड में आपकी जहां से शुरुआत हुई थी और हॉलीवुड तक के सफर के बारे में प्लीज एक बार और बता दीजिए जाते जाते, क्योंकि आपकी डांस क्लास भी आपका इंतजार कर रही है जो आप ऑनलाइन क्लास में लेती है, तो प्लीज एक बार ये और बताइए। मैंने सबसे पहले हॉलीवुड में किया था 83 में। एक अमेरिकन फिल्म बनी थी, बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, पार्क फैमिली, उससे मैंने किया था। अमेरिकन फिल्म थी वो। फिर उसके बाद मैंने किया था, शशि कपूर साहब ने बनाई थी, डीसी, वो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धोखेबाज, ऐसे कुछ थी। फिर उसके बाद मोकरी जो आता था सीरियल, उस पर फिल्म बनी थी जंगल बुक, उसमें मैंने उसमें किया डांस। राजेंद्र कुमार साहब ने करवाया और मेरे को बेटी बनाया था उन्होंने, धर्म की। और जेपी दत्ता साहब की 2-3 फिल्में, बंटवारा, उसमें हमने 2-3 गानों पे किया, तू मेरे कौन लागे, उनपे।
जहाँ धर्मेंद्र और डिम्पल का होता है वहां बीच बीच में हम लोग डांस कर रही हैं लड़कियां। अजूबा अमिताभ बच्चन साहब की जो शशि कपूर साहब ने बनाई थी, वो वो 88 में बनी थी, 87 में, 88 में। तो उसमें मेरा डांस है, जहाँ डिम्पल जी को दिखाते हैं कबूतर उड़ के जाते हैं, दो लड़कियां डांस कर रही है बंजारों में, हाँ, घूमते हुए वो पीछे से नजर आती हैं। वो वाली, वो है हम। और एक फासले फिल्म बनी थी करण कपूर की, उसमें भी है जहाँ वो एक डोली बोलता है कुछ, और वहां पे हमारा डांस है। और क्षत्रिय फिल्म में जहाँ जहाँ बलि का वो शॉट आता है, वहां पे छतरी के ऊपर हम लोग डांस कर रहे हैं, वो भी हम क्षत्रिय फिल्म में भी डांस किया है। और राजस्थानी फिल्मों में मैंने अरविंद सर की और नीलू जी की फिल्म में राजू राठौड़, उसमें मेरे लिए स्पेशली गाना बनाया उन्होंने, और वो मैंने राजू राठौड़ में भी किया। और पक्की हीरो की राजू राठौड़ मेरी दूसरी वाली बेटी है, उस थानेदानी का रोल है। बड़ी वाली बेटी है वो सेकंड हीरोइन का रोल है उसका, छोटी वाली है वो हीरोइन की सहेली बनती है। तो हम चारों माँ बेटी हैं राजू राठौड़ में। और एक राजस्थानी फिल्म में रुकी हुई थी मेरी, उससे मैंने डांस नहीं किया था, तो राजस्थानी फिल्मों में मैंने अरविंद सर की वजह से मैंने किया। अरविंद वाघेला जी आप जानते होंगे, नीलू जी के पति हैं, नीलू मैम जो वो कौन सा भोमली जिनके नाम से जानते हैं, और अभी बाबू बन के आ रही है मैम। और एक पक्की हीरोगिरी जिससे मेरी बेटी ने मेन लीड किया है, और वो हीरोइन बनी उसमें, राखी। तो ये राखी है जिसका फोटो आ रहा है, ये मेरी बेटी राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन है, मेन लीड किया अरविंद सर के साथ में है। और नीलू मैम के उनके देख रेख में, उनके पार्टनर में इन्होंने हीरोइन का रोल किया, और मेन हीरोइन का रोल दिया इन्होंने। और बस, तो राजस्थानी फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, हॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, और राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, राजस्थानी ट्रेडिशनल से भी जुड़े हुए हैं। और हम जिंदगी भर तक राजस्थान में रहेंगे, राजस्थान की ट्रेडिशनल और राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थानी भेष भाषा को हम आगे लेके जाएंगे, और इसी तरीके से हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे, और इसी तरीके से आपका हमें आशीर्वाद चाहिए, और आपका आशीर्वाद है तभी तो हम लोग आज तक हैं, तभी तो हम और आगे निकलने की उम्मीद करते हैं। और एक मेन चीज और बता दूं, आपने अभी तक पूछा नहीं कि आपका डांस को जिंदा रखने के लिए आपने क्या सोचा, या डांस के लिए क्या सोचा आपने। तो मैं इस कॉन्सेप्ट जी, तो मेरे डांस को जिंदा रखने के लिए हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा डांस नहीं जाएगा। हर एक घराना होता है, भारतनाट्यम का होता है, क्लासिकल का होता है, कथकली का होता है। तो मैंने भी एक सोचा कि मेरे भी एक कालबेलिया घराना बन जाए और कालबेलिया स्कूल बन जाए। तो मैं पुष्कर में अपना स्कूल बना रही हूँ, 75% बन चुका है। और अभी ये कोरोना वायरस नहीं आता, तो मेरा स्कूल अभी 28 मार्च को ओपनिंग थी, तो मैं अपने कालबेलिया डांस की स्कूल बना रही हूँ। उससे मेरे जो भी मोती मनी है, जो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट का जो काम है कालबेलियों का, वो डांस सिखाऊंगी, और उसमें मैं पढ़ाने का भी रखा है, बच्चों को मैं जरूर पढ़ाऊंगी डांस के साथ साथ। तो ये अपना स्कूल बन रहा है, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों का साथ रहेगा तो वो जल्दी बन जाएगी, और जल्दी उसकी ओपनिंग हो जाएगी। और मेरा सबसे बड़ा जो सपना है अपने लिए, पूरे वर्ल्ड में घर घर में गुलाबो हो जाए, और बस इसी तरीके से गुलाबो जिंदा रहे, और आपकी गोद में खेलती रहे, और ऐसी पलती रहे, इसी तरीके से अपने देश का नाम करती रहे। और मैं चाहूंगी प्रीति जी भी घर घर में हो जाए, इसी तरीके से लोगों को मोटिवेट करते रहे, इसी तरीके से। सच्ची कह रही हूँ, आपके जैसा मैंने कभी, इतने में भी 165 कंट्री घूम चुकी हूँ, आपके जैसा ऐसा अनाउंसर, इस तरीके से जो एक दिल से जो बातें निकलती है ना, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। नॉन स्टॉप लोगों को आप पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बहुत एक कम अनाउंसरों में होता है। तो आप एक देवी का रूप है, और इस तरीके से आप लोगों को पढ़ती है, उनका आप उसी तरीके से आप जवाब देती हैं, और लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके जैसे भी घर घर में सब हो जाए। और फिर से मैं एसकेटी कॉलेज की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने मुझे मौका दिया, और आप लोगों से सबसे मेरे को अरूबरू कराने का। तो थैंक यू और धन्यवाद। और कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद गुलाबो मैम। मैं तो सिर्फ आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ रही हूँ। एंड हम थैंक्स कहना चाहेंगे एसकेडी यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने कि इस मंच के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाओं से रूबरू कराया है। तो गुलाबो मैम, इतने सारे जब हमने जो डांस कंपटीशन रखा था अभी कि जब डांस चलेगा तो आप स्क्रीन पे कैसे डांस कर सकते हैं, तो सिर्फ वो डांस तक ही हमारा कंपटीशन था, और जिसमें सबसे अच्छे इमोजीज जिसके आए थे वो है हनु। हनु, सो कंग्रेचुलेशंस हनु जी, आपने ये प्राइज जीत लिया, आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और जिसमें सेकंड नाम है, एक और नाम है
वो है एनआई बिश्नोई जी का। एनआई बिश्नोई जी, कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों ने ये प्राइज जीत लिया है। और अब तक जितने भी कमेंट्स आए उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान से जुड़ी हुई बातें, बहुत सादगी भरी बातें जिनकी तरफ से हमें मिली, वो हैं अजय पाल जी। तो आप तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और गुलाबो मैम, तहे दिल से आपका धन्यवाद। हम यही चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, हमारी यूनिवर्सिटी भी ये चाहती है कि आपने जो इतना सुंदर सपना देखा है कि बच्चों तक ये डांस और एजुकेशन पहुंचे, तो एसकेडी यूनिवर्सिटी की पूरी टीम, दिनेश जी, दिनेश जुनेजा जी और हमारे सभी पूरी मैनेजमेंट, हमारे सभी डायरेक्टर्स यही उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द इसे लॉन्च करें और लोगों तक फायदा पहुंचाएं। हमारे साथ की जब भी आवश्यकता पड़े आप याद कर सकती हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा हमारा आज का ये कार्यक्रम, जिसमें हम हमारी इंटरनेशनल डांसिंग क्वीन गुलाबो जी से रूबरू हो रहे थे। मैं प्रीति सक्सेना आप सभी से इजाजत चाहूंगी इस वादे के साथ कि अगली मुलाकात में नए कॉम्पिटिशन्स, नया जोश, नए अंदाज में होंगे फिर आपसे रूबरू। लॉकडाउन का रखें पूरा ध्यान, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना जाएं जब तक ना हो जरूरी काम, क्योंकि अपना ध्यान, अपनों का ध्यान ही बनाएगा भारत को एक बार फिर से महान। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय। कोरोना से नहीं डरे, कोरोना को डराए, ठीक है? यस, कोरोना से नहीं भगे, कोरोना को भगाए। और मास्क लगाए, हाथ धोते रहे और सैनिटाइजर करते रहे और अपनों को खुद बचे, अपनों को बचाए और अपने पड़ोसियों को बचाए, अपने देश को बचाए, अपने राजस्थान को बचाए, पूरे वर्ल्ड को बचाए। एक बंदा अगर आ जाए तो पूरी दुनिया को लेके बैठ जाए, एक बंदा अगर होशियारी दिखाए अपनी तो सारी दुनिया को तरा दे। तो बस ये सोचे कि आप लोग को पूरी दुनिया को सही सलामत रखना है और मानवता का फर्ज निभाएं। थैंक यू।